आज आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तो जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, सभी बेस्ट हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हर एक समस्या का समाधान वहां पर हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले कमेंट पढ़ रहा था, तो बहुत से अभ्यर्थी जो है वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है कि हमने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसके ऊपर आपके जो स्कूल लेक्चरर हैं उसके साइन नहीं करवाए, यानी कि उसको अटेस्टेड नहीं करवाया, और तमाम छोटी-छोटी बातें पता नहीं कितनी ऐसी थी जिनको लेकर मतलब बिना किसी रीज़न के अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको किस तरीके से अरेंजमेंट करने हैं वो बता दूँ, ताकि आपको थोड़ी-सी इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाए। तो देखो, एक तो सबसे पहले तो मैं ये अटेस्टेड वाली बात का है उसी को क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई भी फॉर्म, कोई भी अगर आपकी जो फोटोकॉपी है वो आपने अटेस्टेड नहीं करवाई है, भले ही वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म हो या भले ही कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाएँगे वहाँ पर, तो वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता बहुत होंगे। क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे वो खुद 3 व्यक्ति होंगे। उनमें एक आपका प्रधानाचार्य होगा, उप प्रधानाचार्य हो सकता है, तो वो आपका गज़ेटेड ऑफिसर होता है। दूसरा आपका सेकंड ग्रेड का पीटीआई, वो हालाँकि वो आपका गजेटेड नहीं होता है। तीसरा आपका कंप्यूटर अनुदेशक या आपका कंप्यूटर का कोई जानकार होगा। लेकिन जो प्रथम होगा आपका प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य या स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का व्यक्ति होगा, वो खुद अपने आप में गजेटेड होता है। अगर वो नहीं भी करते हैं साइन, तो भी आपको वहाँ पर ये सुविधा मिल जाएगी। हाँ, इतना है कि आपदा में अवसर ढूँढ लेते हैं वो। तो आप अगर उनसे साइन करवाएँगे तो ₹150 आपसे वो ले सकते हैं, इतना ज़रूर है। लेकिन आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अटेस्टेड नहीं करवाया है तो अटेस्टेड के कारण आपको नौकरी से बाहर निकाल दें, ऐसा संभव नहीं है। तो बिना फालतू की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको एकदम मस्त रहना है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं वो बेस्ट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंजमेंट कैसे करना है। जैसे आपकी जो चेकलिस्ट थी कल मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनको एक सेम ही क्वेश्चन था कि सर कैसे हमें जो ऊपर नीचे है क्रम कैसे लगाना है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट के बारे में ही बताया गया है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में चेकलिस्ट में मेंशन ही नहीं किया गया है। तो 12वीं की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बीएड की है, वो हम कहाँ पर लगाएँ डॉक्यूमेंट्स में? तो उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी जो चेकलिस्ट है उसमें आपका नाम, आपके रोल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी डिटेल आप भर लेना। अच्छा, ईमेल आईडी को लेकर भी कई अभ्यर्थियों का ये कमेंट था कि हमने स्क्रूटनी फॉर्म में जो ईमेल आईडी भरी थी उसमें मिस्टेक हो गई। वो ईमेल आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रही, या वो गलत ईमेल आईडी है वो भर दी गई है। तो आपको इन छोटी-सी बात के लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पर अगर वो ईमेल आईडी आपकी लॉगिन नहीं हो रही है या किसी एक कैरेक्टर में अगर दिक्कत हो गई है, तो यहाँ पर आपकी जो अभी आपने ईमेल आईडी बनाई है नई नई वाली, वो आप लिख दीजिए जो अभी वर्तमान में चालू हालत में है। ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले वाली ईमेल आईडी आप लिखेंगे तभी काम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप नई ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ईमेल आईडी वाला जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में दूसरी बात ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं, जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में या एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय लगाए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है। ठीक है? 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना उन सभी डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि बाकायदा चेकलिस्ट के साथ में जो फॉर्मेट जारी, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति, और कितनी प्रति? 2-2 प्रति, यानी कि 2-2 फोटोकॉपी करवानी है। तो 2 फोटोकॉपी आपके पास में हर एक शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। ठीक है? ये ज़रूरी है। तो सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित, यानी कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए कि 10वीं का है, 12वीं का है, कोई सा भी है, ये डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी आपने करवा ली, तो यहाँ पर आप अपने इसे साइन कर देना। ठीक है? ये आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। तो 2 फोटोकॉपी आपको करवानी है। इसके अलावा आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय ई-मित्र वाले ने आपको एक रसीद दी थी, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तो वो फोकट में तो भरा नहीं गया था। 100 या ₹110 की आपकी रसीद लगी थी। यानी कहने का मतलब है चालान जनरेट हुआ था, उसके बाद में वो सबमिट हुआ था स्क्रूटनी फॉर्म। तो वो जो ₹100 का चालान जनरेट हुआ था उसकी रसीद आपको लेनी है, और ये रसीद भी, इसकी भी आपको 2 फोटोकॉपी करवा लेनी है। अब फोटोकॉपी का मतलब ये है कि जो रसीद आपके पास में है, एक तो है और उसकी एक कॉपी और करवा लेना। ठीक है? और जो है वो भी फोटोकॉपी ही है। वो हालाँकि ओरिजिनल थोड़ी है, कि नेट से कोई भी प्रिंट निकालते हैं तो वो फोटोकॉपी के रूप में ही होता है। ठीक है? तो उसकी एक फोटोकॉपी आप और करवा लेना, तो फीस रसीद की भी 2 चाहिए। और जो चेकलिस्ट है इसकी भी 2 प्रति आपको निकलवानी है। यानी चेकलिस्ट की भी 1 प्रति निकलवाने के बाद में उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, या आप 2 प्रति निकाल लेना। ठीक है? बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके से समझ में आएगा, है ना? तो बिल्कुल आसान भाषा में सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी करवा लेनी है, और हर एक फोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है।
ठीक है। फीस रसीद है उसको प्रिंट करवा लेना और उसको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना। और चेकलिस्ट है इसको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। चेकलिस्ट के नीचे नीचे अभ्यर्थी के सिग्नेचर ऐसा आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहां पर आपको आपके साइन करने हैं, तो वो अपने आप में सेल्फ अटेस्टेड हो जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रतियां सभी की आपको निकालनी है। अब अपन बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स है वो किस क्रम में लगाने हैं। ठीक है, जैसे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में, तो किस क्रम में लगाने हैं। तो सबसे ऊपर ऊपर तो आपको चेकलिस्ट लगानी है, सबसे ऊपर ऊपर आपको चेकलिस्ट लगानी है। चेकलिस्ट को अपन डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वो चेकलिस्ट आपको ऊपर ऊपर लगानी है। उसके बाद में चेकलिस्ट के जस्ट नीचे आपको आपका स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। अब वो 4 पेज में 5 पेज में जितना भी आपका है, तो वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म है वो चेकलिस्ट के जस्ट नीचे लगाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और मार्कशीट के साथ साथ में आपको जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट प्लस आपका प्रमाण पत्र, ये दोनों लगाने हैं। मार्कशीट प्लस प्रमाण पत्र ये लगाने हैं 10th की, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का आपका मिलान किया जाएगा वो 10th की मार्कशीट से ही किया जाएगा, तो ये आपको लगाना है। उसके नीचे आपको मूल निवास लगाना है। अब बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि इस 10वीं की मार्कशीट के नीचे ही 12वीं का लगाना है या कॉलेज का लगाना है, तो वो एक बार आप रुक जाइए। यहाँ पर आपको केवल 10वीं की मार्कशीट लगानी है। उसके नीचे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। अब मूल निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना है तो पुराना और नया बन गया है तो दोनों आपको साथ लेकर चले जाना है। मूल निवास के लिए आपको शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके नीचे आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास के जस्ट नीचे आप क्या लगाओगे, आपका जाति प्रमाण पत्र लगाओगे। अब जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से 12 महीने पहले का है, तब तो आपको शपथ पत्र बनवाना नहीं है। 12 महीने से 3 साल पुराना है तब आपको शपथ पत्र बनवाना है, और अगर और भी ज्यादा पुराना है तब आपको नया भी बनवाना है और शपथ पत्र भी लगाना है। ठीक है, तो ये आपको मूल निवास के नीचे आपको शपथ पत्र लगाना है। उसके बाद में अन्य श्रेणी, अब अन्य श्रेणी सभी के लिए लागू नहीं है। अन्य श्रेणी में आपकी विधवा है, परित्यक्ता है, स्पोर्ट्स कोटे से कोई व्यक्ति संबंधित है, इसके अलावा जो कोई व्यक्ति विकलांग है तो उनके पास में जो उस स्पेसिफिक कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो उनको लगाना है। ठीक है, आम आदमी को ये नहीं लगाना है, कहने का मतलब सीधा सा है। तो जाति प्रमाण पत्र, उसके नीचे अन्य श्रेणी है तो ठीक है, नहीं है तो 5वें को आप छोड़ देना, सीधे छठे पर आ जाना। छठे का 2 मूल सीसी, ये मूल चरित्र प्रमाण पत्र, वो चरित्र प्रमाण पत्र जो आपने 2 गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाए थे, स्कूल व्याख्याता से साइन करवाए थे, वो आपको ओरिजिनल लगाने हैं। ठीक है, 2 फोटोकॉपी भी करवानी है और आपको ये ओरिजिनल भी लगाना है। जबकि अंतिम संस्थान के द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी इसी के जस्ट नीचे लगा देना। ठीक है, अंतिम संस्थान वाला भी इसी के नीचे, लेकिन उसकी फोटोकॉपी लगानी है, वो आपको मूल यानी कि ओरिजिनल नहीं लगाना है। अगर वो मांगे तब आपको दिखा देना है और वापस अपनी थैली फाइल जो भी आप लेकर जाओगे उसमें डाल देना। उसके नीचे बाद में आपको वचनबद्ध जो प्रपत्र आपने बनवाया था, स्क्रूटनी फॉर्म में दे रखा था, तो वो आपने बनवाया था वचनबद्ध प्रपत्र, वो आपको लगाना है। इसके जस्ट नीचे आपको संविधान के संबंध में जो आपको शपथ ली थी, शपथ पत्र बनवाया था, संविधान के प्रति निष्ठा करने का आपने जो शपथ पत्र बनवाया था वो आपको लगाना है। उसके बाद में दहेज का शपथ पत्र। अब अगर आप विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, कोई भी कैटेगरी में आप आते हो, सभी को ये बनाना था दहेज का, दहेज वाला सभी को बनवाना है, अनिवार्य है। तो संविधान वाले के जस्ट नीचे आपको दहेज वाला लगाना है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको विवाह प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, विवाह प्रमाण पत्र, जो कंवारे हैं बेचारे उनको तो विवाह प्रमाण पत्र लगाना नहीं है, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनको विवाह प्रमाण पत्र लगाना है। तो विवाह प्रमाण पत्र लगाना है, विवाह प्रमाण पत्र। अब जिन भी अभ्यर्थियों की शादी 22 मई 2002 से पहले हो चुकी है उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो वो लगाएंगे इस विवाह प्रमाण पत्र की जगह शपथ पत्र, और उसमें लिखेंगे कि मेरी जो शादी है वो 22 मई 2002 से पहले हो चुकी है, कितनी तारीख को हुई थी वो मेंशन कर देना। ठीक है, तो वहां पर वो लग जाएगा, वरना जितने भी कैंडिडेट हैं उनका विवाह हो चुका है तो वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाएंगे। उसके नीचे आपका संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है वो आपको लगाना है, संतान संबंधी घोषणा पत्र। उसके बाद में आपका सामान्य घोषणा पत्र है वो आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद में आपका विकल्प पत्र। अब विकल्प पत्र को लेकर बहुत से अभ्यर्थियों में डाउट है, किन को बनवाना है किन को नहीं बनवाना है। तो देखो, जिन भी अभ्यर्थियों का टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी में चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों को ये विकल्प पत्र बनवाना था, और इसमें वो चूज करेंगे कि वो टीएसपी कैटेगरी में जाना चाहते हैं या नॉन टीएसपी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारा चयन है वो टीएसपी में हुआ है, नॉन टीएसपी में हुआ है ना, ऐसे भी बहुत से अभ्यर्थी हैं। तो वो क्या करेंगे, इसको एक बार के लिए छोड़ देंगे, है ना। देखो, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, इतनी आसान और इतनी स्पष्ट भाषा में आपको कोई नहीं बताएगा। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये जो सामान्य घोषणा पत्र है इसके नीचे अगर आपका विकल्प पत्र नहीं बना हुआ है तो आप छोड़ देना, है ना, बिल्कुल हेडेक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको समझ में नहीं आता ना, तो अपने पास में रखना, लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो 3 व्यक्ति वहां पर बैठेंगे वो खुद मांग लेंगे आपसे
कि ये क्यों नहीं लगाया, तो आप बता देना सर यही है क्या, तो वो आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो सामान्य घोषणा पत्र के नीचे विकल्प पत्र ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका चयन टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों में हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देना। और उसके जस्ट नीचे आपका नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है वो आपको लगाना है। और उसके नीचे आपका जो फोटो पहचान पत्र है, अब फोटो पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड अगर आपके पास में है तो आधार कार्ड ही लेकर जाना है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड नहीं है तब आप वोटर आईडी ले जा सकते हो, उसके बाद वो नहीं है तो आप वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हो, वो नहीं है तो आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, वो नहीं है तो आप राशन कार्ड ले जा सकते हो, वो नहीं है तो आप पासपोर्ट ले जा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड बेस्ट है। और आधार कार्ड वो लेकर जाना है जिसमें क्या हो, क्यूआर कोड हो। क्या, आधार कार्ड, पहली बात तो आधार कार्ड, और आधार कार्ड कौन सा लेकर जाना है, जिसमें क्यूआर कोड हो, वो आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, क्यूआर कोड वाला पहचान पत्र के रूप में। ठीक है, क्योंकि क्यूआर कोड वहां पर वो स्कैन करेंगे, आपकी बायोमेट्रिक लेंगे, तो एक तो आपका फिंगर लेंगे, तो फिंगर लेंगे तो वहां पर आपका वो दिखा देगा वो आधार कार्ड, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड पर जो क्यूआर होगा उसको वो स्कैन करेंगे, तो फिंगर वाला और जो आधार वाला दोनों मैच हो जाएंगे, तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आए हैं, और वही व्यक्ति हैं जो आपके एग्जाम देकर आए थे। तो आपको क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड है वो लेकर जाना है। ठीक है, अगर आपके पास में नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, 20-30 रुपए लेंगे। उम्मीद करता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लो, ऊपर ही ऊपर चेकलिस्ट है, उसके नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, उसके नीचे 10वीं की मार्कशीट। अच्छा, अब जो 12वीं वाली है वो जो मार्कशीट है वो रह गई है ना, तो आपको क्या करना है, अपने पास में रखना है। जो भी 12वीं की मार्कशीट है, इसके अलावा कॉलेज वाली है, बीएड वाली है, एमएससी एमए वाली है, वो मार्कशीट आप साइड में रखना अपने पास में, उनकी फोटोकॉपी। वो जब भी मांगे तब आपको निकाल कर दे देना है, यहाँ पर नहीं लगाना है। यहाँ पर ये जो 10वीं की मार्कशीट है ना, इसके नीचे नहीं लगाना है। चेकलिस्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, क्योंकि 10वीं पास वैकेंसी है, इसलिए 10वीं का ही डाटा आपसे यहाँ पर मांगा गया है। अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपने ज्यादा मार्कशीट लगा दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्कशीट साथ लेकर जाना, ओरिजिनल ले जाना, उसकी फोटोकॉपी ले जाना, जब वो मांगे तब आप उनको दे देना। ठीक है, इन सभी को लगाकर आपको स्टेपल करने की आवश्यकता नहीं है, पहले बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे इनमें तो नहीं होगा, लेकिन जो विकल्प पत्र वाला है ना, यहाँ पर आप आकर अटक जाओगे कि हमको बनवाना था, नहीं बनवाना था। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन है वो टीएसपी में हुआ, नॉन टीएसपी में है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मेरे को कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पता है तब बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको नहीं बनवाना है, तो आप यहाँ पर इनको स्टेपल कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि इनको स्टेपल करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही यहाँ पर नंबर लिखने की आवश्यकता है। हालांकि चेकलिस्ट वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि सबको नंबर देना है, जैसे जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं यहाँ पर नंबर देना है, 1 नंबर 2 नंबर, तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपको कोई आवश्यकता नहीं है आपको नंबर देने की। आप वहाँ पर जैसे आपका 9 बजे का टाइम है, 12 बजे का टाइम है, वहाँ पर आप जाओगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा कर वापस आएंगे उनसे पूछ लेना क्या करोगे आप इतनी देर बैठे बैठे, मुझे ये बताओ, है ना। वहाँ पर आपको आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पर 1 नंबर देना है, 2 नंबर नहीं देना है, कितने नंबर देने हैं, 12th वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, वो यहाँ पर लगाने हैं या लास्ट में लगाने हैं, क्यों इतने आप टेंशन ले रहे हो। आप वहाँ पर जाओ आराम से, मस्त होकर के आराम से बैठो, पेड़ की छांव में आपको बिठाएंगे, ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, उसके बाद में आपको डीवी से बाहर कोई नहीं निकालेगा। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हैं तो आपका रिजल्ट है वो प्रोविजनल नहीं होगा, ये आप तय मानकर चलिए। ठीक है, बाकी अगर आपका और कोई सुझाव है और कोई समस्या है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, ताकि वो एक बार उनका जो भी डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।